इंडिया में हर एक फैमिली का चेतक के साथ अपनी एक स्टोरी होती है। किसी का पहला ऑफिस कम्यूट, किसी का स्कूल का पहला दिन और किसी की शादी की एंट्री। पर इस स्कूटर की कहानी सिर्फ मेमोरीज नहीं है, ये इंडिया की मोबिलिटी रिवॉल्यूशन का फाउंडेशन बना था। तो चलिए इस वीडियो के अंदर समझते हैं ऐसा क्या इस स्कूटर ने क्रिएट किया था इंडियन मार्केट के अंदर, जो बाइक के आने के बाद भी इतने साल तक इस स्कूटर का ट्रेंड चलता। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया के अंदर पहले मोबिलिटी किस तरीके से था। तो हमारे यहाँ पहले मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो था बेसिकली तीन तरीके से थी। सबसे पहले तो देखो साइकिल था, बस था, इसके बाद जो था कार। तो साइकिल जो था लोकल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अच्छा था, इकोनॉमिकल था, पैसे नहीं लगते थे, आप एक जगह से दूसरे जगह तक आप ट्रांसफर करवा देते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि वो लिमिटेड जगह तक ही जा सकता था, क्योंकि आप साइकिल से बहुत लंबे दूर तक तो ट्रेवल नहीं कर सकते। दूसरा था बस। बस के साथ ये था कि बस चलती तो थी लेकिन उसकी टाइमिंग बहुत इरेगुलर होती थी, और उसके साथ साथ जो है आपको अपने गांव से निकल के काफी बाहर आना पड़ता था चढ़ने के लिए भी। तो ओवरऑल जो था इसमें भीड़ भी होती थी और टाइम पे बस अवेलेबल भी नहीं होते थे और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी ट्रैवल करने के लिए। तो इसके बाद था कार, जो कि काफी एक्सक्लूसिव थी, मतलब जो टॉप रिच क्लास जो होती थी सिर्फ उनके पास ही कार हुआ करती थी। तो बेसिकली जो है एक ऐसा कोई व्हीकल नहीं था जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी थोड़ा दूर जाए, लोगों को ट्रैवल करा सके। स्कूटर्स और मोटरसाइकिल उस टाइम पे थे इंडियन मार्केट में, लेकिन मोस्टली जो है इंपोर्टेड थे। जैसे आपको लैम्ब्रेटा याद होगा शायद, तो लैम्ब्रेटा को लोकली असेंबल करने का जो राइट्स था वो एपीआई के पास था, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया के पास। तो इसके साथ साथ जो है जावा भी थी हमारे पास, राजदूत भी था, यजदी जैसी मोटरसाइकिल्स जो है, इवन रॉयल एनफील्ड जो है, ये सारी मोटरसाइकिल हमारे पास अवेलेबल थी। लेकिन ये सारे जो मोटरसाइकिल्स थे ना वो मोस्टली इंपोर्टेड मोटरसाइकिल्स थे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव तो होती ही थी, बट इसका जो एक का इमेज जो था ना वो एक फैमिली परसेप्शन वाला इमेज नहीं था, लाइक रगेड ज्यादा थी, उस तरीके का एक इमेज था, है ना। और इसके अलावा जो था कि इंपोर्ट करने में भी एक कैप लगी हुई थी। इसमें जो है ऑन एन एवरेज 10,000 मोटरसाइकिल्स जो है ईयरली इंडिया में बिकती थी। इंपोर्ट कैप होने की वजह से ये उनका लिमिटेशन था। फिर 1945 में जो है एंट्री होती है बजाज की। तो जमनालाल बजाज जी ने भारत के अंदर 1945 के अंदर बजाज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन फॉर्म किया, जो बेसिकली स्कूटर्स जो थे इंपोर्ट करके भारत के अंदर बेचते थे। तो 1959 के अंदर जो है पियागियो ग्रुप से बजाज को लाइसेंस मिल जाता है इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर करने का स्कूटर। तो उन्होंने जैसे कि बजाज वेस्पा 150 ऐसे स्कूटर्स को उन्होंने लॉन्च किया। फिर ये सिलसिला काफी दिन तक चलता है और काफी अच्छा सक्सेस भी उनको मिलता है। फिर 1968 आते आते क्या होता है कि पियागियो ग्रुप जो है अपना डिजाइन राइट्स जो है बजाज को एक्सटेंड नहीं करता है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज कुछ इस तरीके से बन रही थी कि इन सबका जो कंबाइंड इम्पैक्ट था, इसकी वजह से क्या होता है कि बजाज को डिसीजन लेना पड़ता है कि उन्हें एक अपना खुद का स्कूटर लॉन्च करना पड़ेगा। पियागियो ग्रुप के साथ जो एग्जिट होने के बाद बजाज जो है अपना 72 के अंदर पहला स्कूटर लॉन्च करता है, बजाज चेतक। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, चेतक महाराणा प्रताप का जो उनका घोड़ा था उसके नाम पे रखा गया था। लॉयल नाम की वजह से ना लोगों में एक ऐसे ही सेंटीमेंट था, क्योंकि हमारे यहाँ महाराणा प्रताप को काफी लेजेंडरी माना भी जाता है योद्धा के रूप में। तो ओवरऑल जो है एक काफी ज्यादा सेंटिमेंटल हिट उन्होंने किया बजाज ने, उसका सक्सेस भी बजाज को मिला। धीरे धीरे जो इसकी सेल्स है वो बढ़ती चली गई। फिर इनका प्रोडक्शन जो है बजाज करता था, उनके पास सेटअप भी था, क्योंकि वो वेस्पा के स्कूटर्स बनाते थे, इंडिया के अंदर असेंबल करते थे, उनकी वजह से उनके पास पूरा सेटअप उस चीज का प्रिपेयर था। हालांकि चेतक जो है ना वो वेस्पा की जो स्प्रिंट आती थी ना उस पे काफी ज्यादा हेवीली बेस्ड स्कूटर था। इसकी वजह से पियागियो ग्रुप ने लॉसूट भी फाइल किया था, बट बाद में उन्होंने वापस ले लिया था, शायद सेटलमेंट हो गई थी उनकी। उस टाइम पे जो है चेतक 3,000 रुपए के अराउंड इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी, और ये जो स्कूटर थी 145 सीसी की इंजन से पावर्ड थी, 2 स्ट्रोक इंजन वाली ये स्कूटर थी, जो 7 bhp के अराउंड पावर प्रोड्यूस करती थी, और जो सिटी कम्यूट है ना उसके लिए काफी ज्यादा परफेक्ट ऑप्शन था ये। और धीरे धीरे जो है चेतक की डिमांड ही बढ़ने लगी, और 1977 तक जो है बजाज 1 लाख चेतक को सोल्ड कर चुका था इंडियन मार्केट के अंदर। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से क्या होता था कि हर एक चीज का इंपोर्ट पे कैप लगा हुआ था। इसके लिए आप एक सर्टेन नंबर के ऊपर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। इसके वजह से क्या होता था कि प्रोडक्शन जो यूनिट होती थी वो लिमिटेड होती थी, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बजाज जो है प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा फिनोमिना हुआ। चेतक की जो वेटिंग पीरियड होती है ना वो 10 साल तक चली गई। मतलब सोचो 10 साल तक स्कूटर के लिए लोग 10 साल तक वेट करते हैं। अभी 2 महीने 3 महीने वेटिंग रहता है तो हमें लगता है यार 3 महीना वेटिंग है, कौन कुछ और ले लेंगे। हालांकि उस समय बहुत ज्यादा ऑप्शन भी नहीं था मार्केट के अंदर इस प्राइस में, और चेतक के साथ एक अलग ही लगाव भी था लोगों का। और 10 साल वेटिंग होने की वजह से इसका फायदा ये हुआ ना कि लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी ज्यादा डेवलप हो गई, डिजायरेबिलिटी ज्यादा इस स्कूटर को लेके हो गई, लोगों के अंदर में एक स्टेटस सिंबल हो गया कि यार ये ना अचीव करना है जिंदगी में। और इस वेटिंग पीरियड का जो है एक इम्पैक्ट ये हुआ कि ब्लैक मार्केट के अंदर ना ये स्कूटर जो है काफी एक्सपेंसिव मिलने लगी, और एक्सपेंसिव मिलने मतलब कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव मिलती थी। और लोग कहते थे भाई बजाज स्कूटर लेने के लिए ना तुम अंदर का पहचान चाहिए, इस
तरीके की बातें होती थी उस समय में। तो ओवरऑल जो है वेटिंग पीरियड जो है बजाज चेतक को एक इंडियन मार्केट के अंदर सक्सेसफुल बना दिया काफी ज्यादा, और उस वक्त में जो है टू व्हीलर ने चेतक ने रिवोल्यूशनाइज किया था। इस प्राइस पॉइंट में जो आती थी ये बाइक काफी प्रैक्टिकल थी, लाइक 4 लोग एक साथ चले जाते थे इस पे, एक छोटी सी फैमिली ट्रैवल कर पाती थी एक जगह से दूसरे जगह पे। इसके अलावा आप सामान भी रख लेते थे आगे में, और लोगों को पसंद आती थी क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड थी, ये ज्यादा प्रैक्टिकल थी फैमिली के अकॉर्डिंग। और ये पहचान है ना, ये बाइक्स नहीं बना पाई थी क्योंकि बाइक उतनी प्रैक्टिकल थी, वो थोड़ा टफनेस के तरफ ज्यादा लीन करती थी। बाइक्स की इमेज की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये स्कूटर ज्यादा फ्रेंडली बन पाई घर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अफोर्डेबल भी हो गई, रिलायबल भी मशीन हो गई थी, और एक प्रैक्टिकल ओवरऑल ज्यादा थी ये स्कूटर। इसके लिए भारत के अंदर जो है स्कूटर का उस समय मार्केट काफी तेज हो गया था और काफी ज्यादा पॉपुलर भी था। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना 60% से ज्यादा 68% जो स्कूटर का मार्केट शेयर था वो अकेला बजाज उस समय कंट्रोल करता था भारत के अंदर। और जिसमें ये स्कूटर लॉन्च हुई थी उसमें 40-45 kmpl की माइलेज भी निकालती थी। मतलब उस समय जो है ये माइलेज काफी अच्छा माना जाता था, और रिलायबल इंजन भी हो गया था धीरे धीरे समय के साथ चलते चलते। और इसकी जो मतलब इंजन वगैरह के जो कॉन्फ़िगरेशन थे ना, वो इतने साल से मार्केट में रहने की वजह से जो है काफी कॉमन हो गई थी। मैकेनिक को खोलने वगैरह में इसको ठीक करने के लिए भी काफी ज्यादा ईजी था। उसके बाद हमारा बजाज कैंपेन था, इससे और भी ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए, मिडिल क्लास को उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की। बजाज ने भी काफी अच्छा काम किया मार्केटिंग के अंदर ले लो, या फिर एज अ प्रोडक्ट जो है काफी अच्छा उन्होंने परोस के दिया था कंज्यूमर। इन सब के कॉम्बिनेशन की वजह से बजाज का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा हमेशा से। और ऐसा नहीं कि पियागो ग्रुप ने दोबारा एंटर करने की कोशिश नहीं की इंडियन मार्केट में। उन्होंने एलएमएल के साथ 1990 के अराउंड एंटर किया था इंडिया के अंदर। उन्होंने अलग अलग मॉडल्स भी निकाले थे उस समय। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि उस समय जो है 27% जो मार्केट शेयर था उन्हें भी मिला था। फिर भी जो है बजाज का ही हमेशा से डोमिनेंस रहा स्कूटर वाला मार्केट के ऊपर। उसके बाद 1990s के दौर में जो है इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई, और उस समय जो है काफी अलग अलग कंपनी जो है भारत के अंदर एंटर करते हैं अपने मोटरसाइकिल को लेके। खासकर 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल एंटर होते हैं जो कि काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट थी। जैसे अगर आपको याद होगा स्प्लेंडर हो या फिर CD100 हो, इस तरह की बाइक्स की जो माइलेज थी 80 kmpl थी, और 4 स्ट्रोक इंजन रिलायबल भी थी, और ज्यादा मॉडर्न टेक के साथ आने की वजह से जो है ना वो ज्यादा मॉडर्न थी। तो यूथ लोगों को जो है ना उस तरह के बाइक के साथ ज्यादा अट्रैक्शन होने लगा था। वहां से कहीं ना कहीं स्कूटर्स की सेल्स धीरे धीरे डाउन होती चली गई, लेकिन फिर भी काफी बड़ा चंक जो है ना खास करके गांव सब में भी इस तरह के स्कूटर खरीदते थे। वहां पे डिमांड थी इस तरह के स्कूटर्स की, क्योंकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इतने साल से मार्केट में रहने की वजह से आपका एक ट्रस्ट बन जाता है किसी तरीके से। तो 1990s के अराउंड ये स्कूटर सर्वाइव करी, लेकिन 2000 के अराउंड क्या हुआ, न्यू एमिशन नॉर्म्स आए गवर्नमेंट के। उस समय जो है बजाज को 4 स्ट्रोक इंजन पे शिफ्ट करना पड़ा स्कूटर को लेके। उस समय क्लोज टू 8 VSC पार बना रही थी ये, बट अब जो है और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो गई थी ये। और 4 स्ट्रोक है तो ज्यादा रिलायबल तो इंजन है ही, बट ये सब तो साथ साथ चल ही रहा था। लेकिन जो है 2000 के अराउंड आपको याद होगा एक्टिवा लॉन्च हुई, जो कि गियरलेस स्कूटी थी। मतलब वो मैनुअल ऑपरेटेड स्कूटी नहीं थी, जैसे मैनुअल गियर बॉक्स के साथ चेतक आती थी, वो ऑटोमेटिक थी। और उसमें टीवीएस भी अपना ऑटोमेटिक स्कूटी लॉन्च किया था। बजाज चेतक का मार्केट जो है ना वो काफी जल्दी उन्होंने कवर अप कर लिया। मतलब कि चेतक की सेल उतनी रही नहीं, क्योंकि जो एक्टिवा स्कूटी थी वो ज्यादा प्रैक्टिकल लोगों को लगने लगी, ज्यादा ईज ऑफ ड्राइविंग थी, कोई भी उसको चला सकता था, मेल हो फीमेल हो, लोग को ज्यादा कन्वीनियंट था चलाने में ओवरऑल, और फ्यूल कंजम्पशन वगैरह तो अच्छा था ही। तो ये सब की वजह से क्या है कि चेतक धीरे धीरे खत्म होने लगा, अपना सेल्स चार्ट से हटने लगा। और उसमें आपको पता होगा बजाज 2000 ईस्वी में के अंदर जो है बजाज अपना पल्सर सीरीज लॉन्च करता है, और वो काफी ज्यादा हिट साबित होती है, क्योंकि बजाज भी देख रहा था कि अब जो है स्कूटर जो है उतना ज्यादा उनका चल नहीं पाएगा, तो वो भी अलग अलग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का सोच रहा था। जब पल्सर सीरीज हिट हुआ तो उनका फोकस सारा जो है उधर मोटरसाइकिल सेगमेंट के ऊपर चला गया, और स्कूटर से धीरे धीरे वो विड्रॉ करने लगे। 2009 के आसपास जो है ऑफिशियली वो स्कूटर को अपना प्रोडक्शन बंद कर देते। 2005 से 2009 के बीच में इस तरह की बातें चल रही थी। 2009 में उन्होंने अपना पूरा प्रोडक्शन बंद कर दिया चेतक का, और उनका ही फोकस जो है मोटरसाइकिल इंडस्ट्री पे ज्यादा हो गया। और आपको पता होगा 2019 में जो है इलेक्ट्रिक अवतार में चेतक आती है। जो इलेक्ट्रिक होने की वजह से पुराने वाले चेतक से कोई मतलब नहीं टेक्नोलॉजी वाइज हो, वो आइस इंजन था, ये कहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो चेतक बैच के साथ तो आई थी, बट पुराने वाला चेतक जैसा कुछ नहीं था। हाँ, अगर पुराने वाला चेतक जैसा मेटल बिल्ड जरूर थी, क्योंकि वो वाला की जो बिल्ड क्वालिटी मेटल की थी काफी स्टडी थी। ये वाली चेतक जो इलेक्ट्रिक वाली ये मेटल बिल्ड के साथ आती है, इनकी बॉडी पैनल वैसे हैं। बट ओवरऑल अगर आप पावर ट्रेंड्स की बात करो, पुराने वाले चेतक जैसा इसमें कुछ भी नहीं। बट स्टिल चेतक का जो है रिवर्थ हुआ बाद में 2019 में, और धीरे धीरे आपको पता ही होगा चेतक भी सेल्स फिगर धीरे धीरे पकड़ रही है। ये सब चीज था चेतक के बारे में। तो अगर आपको कुछ और भी जानना है, और भी अगर आपको कुछ जानते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ पे डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर कुछ भी टॉपिक सजेशन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।